आज की इस चर्चा में हम उस रोमांचक दौर की बात करने वाले हैं जिसने प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। सोचिए, लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से आए घुमंतू चरवाहे आखिर एक विशाल साम्राज्य के निर्माता कैसे बन गए। ये कहानी है भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की, यानी वैदिक काल की। तो आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर 6 मुख्य पड़ावों से गुजरने वाला है। पहला, समय अवधि और अवलोकन। दूसरा, प्राचीन वैदिक ग्रंथ। तीसरा, प्रारंभिक बनाम उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। चौथा, समाज और वर्ण व्यवस्था। पांचवा, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था। और अंत में इसका निष्कर्ष और आधुनिक प्रासंगिकता। तो भाग 1, समय अवधि और अवलोकन, मंच तैयार करना। इस पूरे वैदिक काल को हम 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक युग, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ये वो वक्त था जब लोग पूरी तरह से पशुपालन और छोटे छोटे कबीलों पर निर्भर थे। फिर आता है उत्तर वैदिक युग, यानी 1000 से 500 ईसा पूर्व का दौर। ये वही समय है जिसने खेती और बड़े साम्राज्यों की एक ठोस नींव रखी। एक तरह से ये एक बहुत ही विशाल सामाजिक बदलाव था। भाग 2, महत्वपूर्ण प्राचीन वैदिक ग्रंथ, बुनियादी ढांचा। इस पूरे युग का इतिहास और ज्ञान मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर टिका हुआ है। इनमें सबसे पहले है ऋग्वेद, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। फिर है यजुर्वेद, जो यज्ञों की विधियां बताता है। उसके बाद सामवेद, जहां से असल में भारतीय संगीत की शुरुआत हुई थी। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोने और चिकित्सा की बातें हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें गहरे भारतीय दर्शन का शिखर माना जाता है। भाग 3, प्रारंभिक बनाम उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, महान आर्थिक बदलाव। प्रारंभिक वैदिक काल में अगर हम ध्यान दें तो अर्थव्यवस्था के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ गाय थी। यहाँ तक कि उस दौर में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था, गविष्टि, उसका शाब्दिक अर्थ ही होता था गायों की खोज। और जो अमीर व्यक्ति होता था उसे गोमत कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बिल्कुल नए और जादुई धातु की खोज हो गई, लोहा, जिसे उस वक्त कृष्ण अयस कहा गया। इन लोहे के कुल्हाड़ियों ने बड़े बड़े जंगल साफ किए और लोहे के हलों ने एक स्थिर खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब लगातार घूमने वाला एक चरवाहा समाज अंततः खेती करने के लिए किसी एक जगह पर बस जाता है? जमीन पर कब्जा होने लगता है, अनाज का सरप्लस या अधिशेष पैदा होता है, और यहीं से इंसानी व्यवहार हमेशा के लिए बदल जाता है। भाग 4, समाज और वर्ण व्यवस्था, समुदाय की संरचना। जब लोग एक जगह रुके तो खेती से आए इसी सरप्लस अनाज ने समाज को एक नई दिशा दी। अब हर किसी को अपने भोजन के लिए दिन भर काम करने की जरूरत नहीं थी, तो समाज को अब अलग अलग भूमिकाएं निभाने वालों की जरूरत पड़ने लगी, जैसे सुरक्षा करने वाले, व्यापार करने वाले और अनुष्ठान या पूजा पाठ करने वाले। और बस यही वो वक्त था जब वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जो शुरुआत में केवल काम के बंटवारे यानी श्रम के विभाजन का एक ढांचा था। शुरुआती दौर में ना ये समाज बेहद लचीला था। आपका वर्ण आपके काम यानी आपके कर्म पर तय होता था, आपके जन्म पर नहीं। एक ही परिवार के अंदर कवि, वैद्य और कारीगर बड़े आराम से एक साथ रह सकते थे। पर उत्तर वैदिक काल आते आते जैसे जैसे खेती और जमीन का विस्तार हुआ, सत्ता थोड़ी और मजबूत हो गई और फिर ये ढांचा काफी कठोर हो गया। अब काम की जगह जन्म ने ले ली थी, जिसने सामाजिक गतिशीलता को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 5, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता और विश्वास का विकास। अगर हम शुरुआती दिनों की राजनीति देखें तो कबीले को उस वक्त जन कहा जाता था और शासन व्यवस्था सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए चलती थी। लेकिन बाद के काल में जब लोग जमीन से पूरी तरह जुड़ गए तो यही छोटे जन विशाल जनपद में तब्दील हो गए। कबीले के मुखिया अब काफी शक्तिशाली राजा बन चुके थे और इस तरह पूरी तरह से एक नई और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी हो गई।
ठीक यही गहरा बदलाव आध्यात्मिक मान्यताओं में भी आया। शुरुआत में लोग इंद्र और अग्नि जैसी प्राकृतिक शक्तियों की सीधे तौर पर पूजा करते थे, लेकिन बाद में जब समाज और राज्य थोड़े जटिल होते गए तो यज्ञों और बड़े-बड़े अनुष्ठानों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी दौर में प्रजापति जैसे सृष्टिकर्ता देवताओं ने एक प्रमुख स्थान ले लिया। भाग 6 निष्कर्ष और आधुनिक प्रासंगिकता, एक स्थायी विरासत। अगर हम ध्यान से देखें तो आधुनिक भारतीय समाज, दर्शन और हमारी सांस्कृतिक पहचान की कई मजबूत नींवें इसी वैदिक काल के दौरान ही रखी गई थीं। चाहे वो उपनिषदों का गहरा दर्शन हो, वर्ण व्यवस्था के आधुनिक सामाजिक प्रभाव हो या फिर हमारी प्रशासनिक सीमाओं के शुरुआती विचार, उस प्राचीन युग की गूंज आज के ज़माने में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न, आज का हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य गुप्त रूप से उस उत्तर वैदिक काल के ब्लूप्रिंट द्वारा कितना नियंत्रित है? क्या हमारी आधुनिक संस्थाएं आज भी उस प्राचीन युग की ही गूंज हैं? ये सच में थोड़ा ठहर कर सोचने वाली बात है। खैर, अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और रोचक सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली ऐसी ही मजेदार चर्चा में फिर मुलाकात होगी।